नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे जियो फाइनेंशियल के स्टॉक क्यों टूट रहे हैं और मार्केट क्यों टूट रहा है। क्या दोनों में कोई कोरिलेशन है? क्या मार्केट टूटने की वजह से जियो फाइनेंशियल टूट रहा है या जियो फाइनेंशियल में टूटने की वजह से जो लोअर सर्किट लग रहा है उसकी वजह से मार्केट में प्रेशर दिख रहा है, या फिर दोनों के अलग अलग इंडिविजुअल कारण है। सेकेंड थिंग, जैसा हम लोग जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर होल्डर को जियो फाइनेंशियल के शेयर मुफ्त में मिल गए थे। अब जब इसके प्राइस को, खास करके लिस्टिंग का प्राइस जब मीटिंग में डिसाइड किया गया था, वो था 261.85 रुपए। लेकिन वहां से जब ये लिस्ट हुआ, यानी मार्केट में ओपन हुआ पिछले सोमवार को, तो करीब ये 1.20% ऊपर चढ़ के ये प्रीमियम पे लिस्ट हुआ 265 रुपए पे। लेकिन प्रीमियम पे लिस्ट होने के बाद कंटिन्यू जियो फाइनेंशियल के शेयर दबाव में है और देखें तो हर दिन 5% के लोअर सर्किट पे ये क्लोज हो रहा है। आज चौथा दिन है इस शेयर को ट्रेडिंग होते हुए, लिस्टेड हुए, और चौथा ट्रेडिंग सेशन है और आज भी ये स्टॉक 5% के लोअर सर्किट पे आने, ये आज बात करें तो 213.45 रुपए पे अपने लोअर सर्किट पे ट्रेड हो रहा है। अब बात आती है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो कि इतनी बड़ी कंपनी है, उससे डिमर्जर होकर जियो फाइनेंस, जो कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छी इसकी लिस्टिंग भी हुई थी, प्रीमियम पे जाके ओपन भी हुआ था, लेकिन वहां से ये कंटिन्यू क्यों टूट रहे हैं। और सेकेंड थिंग, एलआईसी ने जिस तरह से इसमें 6.5% से ज्यादा यानी 6.66% का स्टेक लेने का दावा भी कर दिया है, उसके बावजूद जो है इसके गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये गिरावट देख के रिटेलर के मन में एक बड़ा डर आ रहा है कि क्या स्टॉक के में खास करके पर्दे के पीछे क्या चल रहा है जिसकी वजह से हर दिन लोअर सर्किट लग रहा है। तो सारी बातें करेंगे कि जियो फाइनेंशियल के स्टॉक क्यों टूट रहे हैं, एक रिटेलर को इसमें इंटर करना चाहिए या फिर जो इसमें ऑलरेडी पहले से जिनका होल्डिंग है जियो फाइनेंशियल में, क्या उनको यहाँ पे बेच के निकल जाना चाहिए। और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि मार्केट क्यों टूट रहा है। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जियो फाइनेंशियल क्यों टूट रहे हैं। तो देखिए, जियो फाइनेंशियल के स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्दे के पीछे ऐसा इसके पीछे बुरा कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, एक मजबूरी है, इसके जो स्मार्ट स्टेक होल्डर हैं, जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, उनकी एक मजबूरी है जिसके चलते उनको स्टॉक को इसमें बेचना पड़ रहा है जियो फाइनेंशियल का। और उनकी मजबूरी का फायदा जो खास करके बल्क बायर हैं और जो स्मार्ट बायर हैं, वो उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। उनको पता है कि म्यूचुअल फंड वालों को बेचना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए होता क्या है कि म्यूचुअल फंड वाले या ईटीएफ वाले ना, वो निफ्टी के 50 स्टॉक में उसके वेटेज के हिसाब से उसमें अपना पोजीशन बनाते हैं, यानी उसमें उनका निवेश रहता है कि जिस हिसाब से स्टॉक का वेटिंग है उसके हिसाब से। उसमें तो रिलायंस इंडस्ट्री का अच्छा वेटेज था निफ्टी 50 में, तो लगभग म्यूचुअल फंड का अच्छा खासा उसमें इन्वेस्टमेंट रहता है। और जब उनके पास रिलायंस इंडस्ट्री था तो उसके बदले उनको जियो फाइनेंशियल के स्टॉक भी मिले थे। अब जियो फाइनेंशियल के स्टॉक मिल गए, उनका लिस्टिंग भी हो गया, तो अब क्या है, जियो फाइनेंशियल निफ्टी 50 से अलग होगा। जब ये निफ्टी 50 से अलग होगा तो म्यूचुअल फंड वालों की मजबूरी है इसको बेचना, क्योंकि वो निफ्टी 50 वाले स्टॉक में ही निवेशित रहेंगे। म्यूचुअल फंड वाले या ईटीएफ वाले के हैं, उनकी मजबूरी है क्योंकि वो निफ्टी 50 के स्टॉक में ही निवेशित रहेंगे। कुछ ऐसे फंड होते हैं जो खास करके निफ्टी 50 के लिए स्पेशल बनाया जाता है, उनकी मजबूरी होती है खरीदना। और जैसे ही ये स्टॉक निकलने वाला है निफ्टी 50 से, तो इनकी मजबूरी है अब स्टेक को बेचना। और जब इनकी मजबूरी जान गए हैं, तो जो बल्क बायर हैं वो इनकी मजबूरी को जान गए हैं, तो थोड़ा फायदा उठा लिया जाए। तो इस स्टॉक में सबसे पहले जान लीजिए कि ऐसा कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है जिसके वजह से टूट रहा है। स्टॉक बहुत अच्छा है। तो सबसे पहला, जो लोग इसमें निवेशित हैं और जो इसको होल्ड कर सकते हैं, अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री में निवेशित है तो रिलायंस इंडस्ट्री को तो होल्ड करते हैं, तो वही समझ के इसको भी होल्ड करिए। सेकंड थिंग, जो रिटेलर भाई इसमें नए रिटेलर लोग इंटर करना चाहते हैं इस स्टॉक में, तो मुझे खास करके एक साइकोलॉजिकल लेवल लग रहा है ये 200 को तोड़ सकता है। लेकिन हाँ, इसके भरोसे मत बैठ जाइएगा। जिनको लेना है तो यहां से हल्की हल्की बाइंग आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा जो मुझे एक साइकोलॉजिकल जो खास करके क्लिक कर रहा है हर इन्वेस्टर के माइंड में कि ये 200 को तोड़ेगा, हो सकता है आपको 195, 90, 185 तक के स्टॉक एक बार दिख जाए। जियो फाइनेंशियल क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि मार्केट क्यों टूट रहा है। अब एक बात हमने कहा था कि क्या दोनों में कोई कोरिलेट है, कोई रिलेशन है, तो जी नहीं। रिलायंस जियो फाइनेंशियल का टूटने का अपना उसका अलग इंडिविजुअल कारण है, और मार्केट का टूटने का बात करें तो अलग ग्लोबली कारण बन गया है, जो कि हम इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जिस तरह से खास करके इसमें प्रेडिक्शन का दौर चल गया है और ऐसे ऐसे लोग इसमें कूद गए हैं जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में खतरनाक गिरावट आ सकती है। उसमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 2008 के गिरावट को प्रेडिक्ट करा था, उसमें वो सही रहे थे। तो कहीं न कहीं से इस वजह से इस गिरावट की खास करके संभावना ज्यादा बन जा रहा है। अगर देखें तो सबसे बड़ा जो एक बॉन्ड यील्ड मार्केट पूरी दुनिया में है, उधर से एक बड़ा संकेत आ रहा है, जो भी एक मार्केट को डराने वाले संकेत ही दे रहे हैं कि दुनिया भर के बॉन्ड बाजार में बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, मतलब अपने हाई पे चल रहे हैं। अगर यूएस की बात करें तो 10 साल का जो बॉन्ड यील्ड एक
खास करके बेंचमार्क होता है, अगर उसको हम लेके चलें तो 10 साल के बॉन्ड यील्ड यूएस में अपने 16 साल के उच्चतम स्तर पे आ गया है। अगर वहीं हम जापान की बात कर ले तो यहां भी आपको 9.5 साल यानी 10 साल के लगभग उच्चतम स्तर पे ये अभी बॉन्ड यील्ड आ गया है। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में इससे पहले जो 16 साल के उच्चतम स्तर पे अभी बॉन्ड यील्ड आ गया है, उससे पहले ये 2008 के मंदी के पहले था, और उसके बाद देखें तो 2008 की मंदी आई थी। तो आप इसको भी कोरिलेट करके चल सकते हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की बात कर लें तो न्यूजीलैंड में भी बॉन्ड यील्ड अपने 12 साल के उच्चतम स्तर पे चल रहे हैं। नॉर्वे में अगर बात करें तो 13-13.5 साल के उच्चतम स्तर पे चल रहा है। अगर हम स्वीडन की बात करें तो यहां भी 12 साल के उच्चतम स्तर पे चल रहा है बॉन्ड यील्ड। अगर देखें ऑन एन एवरेज तो 12 से 15 साल के बीच में सारे जगह के बॉन्ड यील्ड हैं जो अपने हाई पे चल रहे हैं। और बॉन्ड यील्ड बढ़ने का सीधा संकेत होता है इक्विटी मार्केट में अनिश्चितता। जब इक्विटी मार्केट में अनिश्चितता आने लगती है तो फिर डेब्ट मार्केट ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, और ये उसी का आपको संकेत दे रहा है। दूसरी तरफ एक संकेत ऐसा मिल रहा है, खासकर बात करें वॉरेन बफेट और माइकल बेरी, जिन्हें पूरी दुनिया के इन्वेस्टर फॉलो करते हैं, इन्हें लोग जानते हैं और कहीं न कहीं इनकी बातों पे भरोसा करते हैं। इनके तरफ से जो खास करके मैसेज आ रहा है वो तो और ही डरावना है। अगर बात करें वॉरेन बफेट और माइकल बेरी की, तो माइकल बेरी अपने फंड का 90% जो हिस्सा है उन्होंने पुट खरीदने में लगा दिया है। अगर हम वॉरेन बफेट की बात करें तो इन्होंने भी 3 महीने में जितनी खरीदारी नहीं करी है उससे ज्यादा इन्होंने मार्केट में बिकवाली करी है। तो आपका जो यहां से भी अगर कहें मैसेज साफ दिख रहा है कि 2 बड़े दिग्गज जो इन्वेस्टर हैं वो इतनी बड़ी मंदी में क्यों बैठे हैं। आखिर इनको तो कुछ समझ में आ रहा होगा जो बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कि अपने लाइफ का सबसे बड़ी मंदी का पोजीशन बना के रखे हैं। अगर हम माइकल बेरी की बात करें तो इन्होंने अपने लाइफ का, अपने फंड का 90% हिस्से का पुट खरीद के रखा है। अगर हम वॉरेन बफेट की बात करें तो 3 महीने में इन्होंने जितनी खरीदारी नहीं करी है उनसे कहीं ज्यादा इन्होंने बिकवाली। देखिए यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि वॉरेन बफेट या माइकल बेरी सही है या गलत है। यहाँ पे एक बड़ा सवाल जो उठता है कि जिस तरह से दुनिया 2 पार्ट में बढ़ती हुई दिखलाई दे रही है, यानी मंदी और तेजी में। यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी जहां बड़ी तेजी में है, वहां लाख बावजूद कोशिश करने के भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। उसके विपरीत अगर हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना की बात करें तो वो एक बड़ी मंदी में है। इन्होंने दुनिया के, लेकिन वही पूरा यूरोप, अगर हम बात कर लें पूरा यूरोप जहां मंदी में है, उसके इतर जो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जापान आ जाता है, उसमें भी एक बड़ी आपको तेजी दिख रही है। तो क्या वॉरेन बफेट और माइकल बेरी को यूएस में जो खास करके तेजी है, क्या उनपे उनका भरोसा नहीं है? जिस तरह से 3-4 महीने पहले अगर देखें तो यूएस ने बैंकिंग क्राइसिस से गुजरा, टॉप के 3 से 4 बैंक वहां दिवालिया हो गए और कितने अभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो क्या उनको इस बात पे भरोसा है कि खास करके यूएस में दोबारा से फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाली है? दूसरी बात, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फिच ने भी वहां के बैंकिंग के रेटिंग्स घटा दिए हैं, और दूसरी तरफ देखें तो गवर्नमेंट भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए वहां के एजुकेशन लोन पे सब्सिडी बंद कर दी है, यानी पब्लिक को अब एजुकेशन लोन खुद भरना पड़ेगा। अब कितने ईएमआई टाइम पे आएंगे, टाइम से लोग दे पाएंगे, तो कहीं न कहीं आपको अगर ये डिफॉल्ट करते हैं तो इससे भी बैंकिंग में दोबारा से प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या इन सब बातों को लेकर वॉरेन बफेट और खास करके माइकल बेरी जो है वो बेरिश में है? और चाइना इतना लिक्विडिटी से क्यों जूझ रहा है? तो खास करके वहां से देखें तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो चाइना से निकल के बाहर गई है, हालांकि कुछ तो इंडिया में भी आई है, इसका फायदा हमें ऑब्वियसली मिल भी रहा है। तो चाइना से जो कंपनियां निकल के बाहर गई है तो वहां एक बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया है। तो 50% के करीब देश में अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक बहुत बड़ा खास करके देखें तो क्राइसिस की तरफ इशारा करता है। तीसरी जो सबसे बड़ी परेशानी वो पूरी दुनिया के सामने है, वो है रसिया यूक्रेन वार। और रसिया यूक्रेन वार आज का तो है नहीं, ये लंबे पहले लगा कि चलो कुछ दिन के बाद निपट जाएगा, दुनिया ने थोड़ी सी कुछ ना कुछ अल्टरनेट व्यवस्था करती गई, लेकिन ये इतना लंबा खींचने से आपको इसका प्रभाव और साफ साफ दिखने लग रहा है। वो है 2 चीजों पे, पहला फूड इन्फ्लेशन और दूसरा क्रूड ऑयल। अगर फूड इन्फ्लेशन की बात कर लें तो पूरी दुनिया में ऑन एन एवरेज फूड इन्फ्लेशन 20% से बढ़ा है। दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप तक ये आसानी से पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।